हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEP 2020 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, तो वो हम शेयर करेंगे। उस पर बात करेंगे कि क्या वो प्रिंसिपल्स थे, डिटेल में देखेंगे। और उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, जो NEP 2020 है उसके क्या है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो मुख्य सिद्धांत होते हैं जिस बेस पर वो पॉलिसी बनी हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने, क्योंकि ये अभी 21st सेंचुरी की जो है, हम कह सकते हैं कि हमारी एक पहली पॉलिसी है ये, जो 2020 है। क्योंकि इसी के बेस पे फिर हमारा जो NCF है वो आया था 2022 के अंदर। तो उसके अंदर भी आपको ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, NEP 2020। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि उसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, चले जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं तो हमें और अच्छी चीज़ें लानी चाहिए बच्चों के लिए। तो देखिए, इसीलिए NCF 1975 मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, जो कि फर्स्ट NCF है हमारे इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये हमारे इसके बाद में 1988 का NCF मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आपका 2000 का जो NCF है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। 2005 पूरा डिटेल में NCF शेयर किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और अब आपके साथ में NEP 2020 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ये शेयर कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैं गाइडिंग प्रिंसिपल ही शेयर करूँगी, पूरी पॉलिसी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाता है और बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होती है फिर उसको समझने में। और इसके अलावा NCF TE 2009 भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। जो 2009 के अंदर NCF आया था वो टीचर एजुकेशन के ऊपर था, और वो भी मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये सब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर HTET, UP TET, KVS, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप UGC NET की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ज़रूर देखिएगा आप। और ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर देखिए, आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई वीडियो ऐसा होता है जो नहीं आपको मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, उसका जो लिंक होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, या फिर अगर वीडियो नहीं होगा तो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये जो आप लोगों के द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन NEP 2020, तो NEP 2020 के अंदर जो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप लोगों के प्रमुख सिद्धांत हैं कि जिस बेस पे पॉलिसी बनी है वो आप लोगों के मेंशन है। और ये एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई एडिट नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एज इट इज़ आपको दिए गए हैं इसके अंदर। जब आप NCF पढ़ेंगे 2022 तो उसके अंदर भी ये मेंशन आपको किए गए हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसके बेस पे वो NCF बना है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each students by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres। यानी कि इसमें क्या है कि बेसिकली क्या बात की गई है कि हमें क्या करना है कि हर एक बच्चे के अंदर क्या है, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हमें पहचानना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको फोस्टरिंग करना है। तो देखिए, फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो उसको हमें क्या करना है, फोस्टर करना है, ताकि जो बच्चा है वो इम्प्रूव कर सके। और इसके लिए हमें क्या करना है, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि हर एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट को आप एक तरीके से बोल सकते हैं पॉजिटिव, कि बच्चे का जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो हो सके, और वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्फीयर दोनों में हो सके। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बात की गई है कि आप टीचर और पेरेंट्स दोनों को इस तरीके से तैयार करो कि हर एक बच्चा जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान पाए और उसको इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। यानी कि इसमें क्या है कि जो अगर NEP 2020 की बात माने तो इनका कहना है कि जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी जो फाउंडेशनल जो स्टेज होता है ना, यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज इन्होंने कौन सी बताई है, क्लास 3rd तक। तो उस स्टेज तक इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है उसको क्या
कि लिटरेसी और न्यूमरेसी जो नॉलेज है वो उसको अच्छे से आ जानी चाहिए। यानी कि लिटरेसी के अंदर क्या होते हैं, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। न्यूमरेसी में क्या होता है, जैसे कि आपके मैथ्स हो गया तो वो न्यूमरेसी के अंदर आ गया। तो यानी कि जो भी बच्चा उस लेवल तक पढ़ रहा है ना, उसकी बच्चे को अच्छे से नॉलेज हो जानी चाहिए। वो बच्चा कैपेबल होना चाहिए उतना कि उसको वो सारी चीज़ें वो अचीव कर ले, उन सब चीज़ों की उसको समझ हो जाए। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट लर्नर हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग trajectories and programs and thereby choose their own paths in life according to their talents and interest। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि जो हमारे NCF 2005 में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी गाइडिंग प्रिंसिपल में था कि जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज़ पता हो, अपनी एबिलिटी पता हो और उसके ज़रिए क्या है वो अपना एक पाथ चूज़ कर सके। देखिए ट्रैजेक्टरीज, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, ये जो आप लोगों का इसका मीनिंग होता है एक पाथ अपना बच्चा बना सके, अपना एक रास्ता बना सके। और एंड प्रोग्राम्स, यानी कि वो अपने जो प्रोग्राम्स है इन फ्यूचर उनको भी वो चूज़ कर पाए। एंड देयर बाय चूज़ देयर ओन पाथ इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देम टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। तो यानी कि वो बेसिकली अपने बेस पर क्या है, अब जो अपने इंटरेस्ट के बेस पर जो प्रोग्राम्स है वो चूज़ कर सके। जैसे कि हमने देखा है कि आप लोगों ने देखा होगा लैंग्वेज आपको ऑफर होती है ना, वो आपको कई स्कूल्स में होता है कि 5th क्लास में ही आपको 4th या 5th में ही आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप स्पेनिश पढ़ेंगे, फ्रेंच पढ़ेंगे या कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इस तरीके क्या है कि जो बच्चे को हम इतना कैपेबल बना दें कि वो अपने लाइफ के लिए खुद डिसीजन ले पाए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो अपना एक रास्ता चुन पाए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, no hard separations between arts and science, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams, etc., in order to eliminate harmful hierarchies among and silos between different areas of learning। यानी कि इसमें बेसिकली क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है, सेपरेशन नहीं रखना है आर्ट्स और साइंस के बीच में, कि आर्ट्स को तो समझा जाता है बिल्कुल लोअर लेवल, साइंस को समझा जाता है बिल्कुल हायर लेवल। तो इस तरीके का हमें कोई इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेशन इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होना चाहिए उनका, कि जो बच्चे की एजुकेशन है उससे वो जुड़े हो बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो वोकेशनल जो स्ट्रीम होती है वो क्या है कि जो से बच्चा अपने आगे जाके लाइफ में कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। और जो उसकी एकेडमिक स्ट्रीम्स हैं जो वो अपने एकेडमिक्स में आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो वो सब क्या एकेडमिक स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कि इनमें क्या है कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे को आगे चलकर क्या है बहुत एलिमिनेट करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए 10th के बाद क्या है बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि उनको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो उनके पास क्या है एक वे होना चाहिए कि उनका ऑप्शंस होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके बीच में भी हमें जो बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं रखना है उन ऑप्शंस के बीच में, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो आगे इन चीज़ों को सीखने और समझने में। तो इसमें देखिए एक वर्ड है इसमें सिलोस, तो इसका मतलब होता है कोई भूमिगत जगह, भूमिगत कक्षा या कह सकते हो, या फिर बेस कह सकते हो एक तरीके से, कि जो बेस है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन across the science, social science, arts, humanities and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledges। यानी कि देखिए यहाँ पे भी क्या है इंटीग्रेशन की बात की गई है, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को हमें मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है। मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी है। यानी कि आप साइंस भी पढ़ रहे हो, आप SST भी पढ़ रहे हो, आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन्स के आप नॉलेज ले रहे हैं, है ना। जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स इसमें दिया हुआ है, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स हैं,
तो इसमें क्या है, ताकि इनमें क्या है यूनिटी बन के रहे और इंटीग्रिटी हो सके नॉलेज की। इंटीग्रिटी यानी एकीकृत हो सके नॉलेज का। आपने अलग अलग चीज़ों से नॉलेज ली है, उन सबको आप क्या कर पा रहे हो, आप उन सब का समन्वय कर पा रहे हो, एकीकृत कर पा रहे हो, उन नॉलेजेस को यूज़ कर पा रहे हो। जैसे मैथ्स की नॉलेज आप साइंस में यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश आपने लैंग्वेज, जो छोटा बच्चा उसको पहले लैंग्वेज सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, तब जाके वो और सब्जेक्ट्स पढ़ पाता है। तो ये भी क्या है, इंटीग्रेशन है, ये भी है ना। तो ये क्या है कि यूनिटी हो पाए उनको, ताकि वो जो वर्ल्ड में की नॉलेज ले सके। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे जोर देकर एक ही तरफ जा रहे हैं, उनको वर्ल्ड की कोई नॉलेज ही नहीं हो रही। क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है ना, उसमें क्या है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, और उनका नॉलेज होना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आप लोगों का, एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि देखिए, ये तो हमारे उसमें एनसीए 2005 में भी ये बात बोली गई थी कि जो बच्चों को रोट लर्निंग से शिफ्ट करना है हमें अंडरस्टैंडिंग की ओर। तो इसमें क्या है कि हमें कोशिश करनी है कि जो बच्चा है उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके वो क्लियर हो उसको, रेदर देन रोट लर्निंग कि वो सिर्फ रटता रहे, या फिर ऐसे पेपर आ रहे हैं तो पेपर के लिए प्रिपरेशन करे। तो ऐसा ना होकर उसको जो कॉन्सेप्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को होनी चाहिए, तो यानी कि कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी उसको होनी चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ को समझ के उसका क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, क्रिएटिविटी हो पाए उसके अंदर, सृजनात्मकता उसके अंदर हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो उसके अंदर, यानी कि कई तरीके से वो सोच पा रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है बच्चे की, वो सीख पा रहा है, समझ पा रहा है चीज़ों को। ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे इंकरेजमेंट मिलेगा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन को। यानी कि जो बच्चे को तार्किक डिसीजन है ना वो लेने आएंगे, तार्किक निर्णय हम इसको बोल सकते हैं कि तार्किक निर्णय बच्चा ले सकता है, लॉजिकल डिसीजन ले सकता है और इनोवेशन कर सकता है, नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनिनेस, courtesy, democratic spirit, spirit to service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice। यानी कि ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आ पाए जो अभी हमने नाम लिए है। क्या क्या नाम लिया हमने, एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अच्छी जो चीज़ें होती है, वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, वो बच्चे के अंदर हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती है, संवैधानिक जो मूल्य हैं, वो बच्चा समझ पाए कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या है कहता है, इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, इन सब चीज़ों को बच्चा अच्छे से समझ पाए। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, अपने आसपास के एरिया में साफ सफाई रखना, डेमोक्रेटिक स्पिरिट होना, जिसमें हम बोलते हैं लोकतांत्रिक, खुद के अंदर एक भावना होना कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ अपने विचार रखने के लिए, और वो विचार आप तब रख पाएंगे जब आपके अंदर नॉलेज होगी उस चीज़ की। ठीक है ना। दूसरों की सेवा की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी आप सही उसका रिस्पेक्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप ख़राब ना करें। साइंटिफिक टेम्पर बच्चे के अंदर होना चाहिए। लिबर्टी की जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर हो। तो इक्वलिटी और जस्टिस तो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बच्चों को हमें क्या करनी है, इस तरीके से एजुकेशन देनी कि बच्चा इन सब के लिए कैपेबल बन पाए। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि इसमें क्या है, बहुभाषीयता को बढ़ावा देने की बात की गई है कि हमें क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है, जिससे कि क्या है, बच्चा अगर बहुभाषीयता होगा तो अलग अलग वो लैंग्वेज के ज़रिए टीचिंग लर्निंग जो उसकी होगी ना वो इम्प्रूव हो पाएगी। तो यानी कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज अच्छी होगी, आपकी पकड़ होगी, आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप ले सकते हो। इसलिए क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को हम लोग अपनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो आएँ। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट, लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड रेजिलेंस। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे के है ना अंदर ये लाइफ स्किल्स होने चाहिए कि दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होना है, कोऑपरेशन करके यानी कोऑपरेट करके काम करना दूसरों के साथ में, टीम वर्क में काम करना, क्योंकि आप लोग अकेले इंडिविजुअल काम नहीं होता जब हम कहीं बाहर जाते हैं, वो टीम वर्क में ही होता है। और रेजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन होना। यानी लचीलापन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर लाइफ स्किल है कि आप कहीं भी जा रहे हो,
आप किसी सोसाइटी में जा रहे हो, दूसरों के साथ मिल रहे हो, वहाँ पे क्या है, आप अच्छे से घुल मिल पा रहे हो, जैसे लोग हैं उनके साथ में आप बात कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यही क्या है आपका रेजिलेंस, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन द समेटिव असेसमेंट दैट इंकरेजेस टुडेज कोचिंग कल्चर। यानी कि इसमें क्या है कि हमें फोकस करना है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रेदर देन समेटिव असेसमेंट के, क्योंकि जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या है, कोचिंग कल्चर को इंकरेज करते हैं, क्योंकि बच्चे पे एकदम से बर्डन आ जाता है और फिर वो कोचिंग का सहारा देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, increasing access for दिव्यांग स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यानी कि हमें क्या है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ को बढ़ाना है टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर। टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है, शिक्षण और अधिगम। तो शिक्षण और अधिगम के अंदर क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो ख़त्म होंगे, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। एंड एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो और जो एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट है वो भी क्या है, बेटर हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं तो बेसिकली देखिए इसमें हर चीज़ को बात की गई है, टेक्नोलॉजी की भी इसमें बात की गई है, जो आपके कोचिंग कल्चर की भी इसमें बात हो गई, रोड लर्निंग की भी बात हो गई, तो हर इंटीग्रेशन की बात हो गई, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो गई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Respect for diversity and respect for the local context in all curriculums, pedagogy and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject। तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपको डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, आपके लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर, सबकी भाषा अलग है, कल्चर अलग है, बोलने का तरीका अलग है, सबके एथिक्स अलग हैं। तो इसमें क्या है, हमें इन सबको रिस्पेक्ट करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को बनाना है। जो लोकल हमारे वैल्यूज़ हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम किसी गांव में चले जाएं तो गांव के बच्चों को भी तो एजुकेशन देनी है, तो करिकुलम इस तरीके से बनाओ कि वहाँ के लोगों को भी वो एजुकेशन ठीक अच्छे से मिल पाए। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या है, अपने माइंड में रखना है, क्योंकि देखिए जो एजुकेशन है ना वो क्या है, उस पर सभी का अधिकार है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यानी कि ये सभी के लिए, कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब हो गया समवर्ती विषय है, ये एजुकेशन सबके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन एज द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजंस टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू थ्राइव इन द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, फुल इक्विटी होनी चाहिए, फुल इंक्लूजन होना चाहिए। इक्विटी मैंने आप देखिए शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होता है कि सभी बच्चों को उनकी नीड के अनुसार आप क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन ही हम बोलेंगे। तो इक्विटी का मतलब हो गया कि सबको जितनी ज़रूरत है आप उतना आप क्या कर रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ज़रूरत है क्या, क्या मतलब है, 10th क्लास के बच्चे को आप 3rd क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ाओगे, 10th क्लास के बच्चों को 10th क्लास का ही आप सिलेबस पढ़ाओगे, 3rd क्लास के बच्चे को 3rd का ही पढ़ाओगे, उसको 10th का नहीं पढ़ाओगे। दैट इज इक्विटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक उस तरीके का हम बनाए कि इंक्लूजन की बात तो होती है, जिसमें क्या है, इंक्लूजन जिसमें सभी बच्चों को साथ में हम पढ़ाने की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी में कोई, मान लीजिए कोई किसी बच्चे में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसेबिलिटी है, तो तब भी वो उसको क्या है, इस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को बनाए कि वो बच्चा और बच्चों के साथ में बैठकर एजुकेशन ले पाए। तो देखिए कॉर्नर स्टोन्स, इसमें एक नया वर्ड है तो इसके आप लिख लीजिए, इसका मतलब होता है आधारशिला। यानी कि जो भी आप एजुकेशनल डिसीजन लेते हो उसका आधारशिला क्या होनी चाहिए, इक्विटी और इंक्लूजन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तभी सब बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें एक वर्ड और है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ये लिखा आप लोगों का थ्राइव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनर्जी। और सबसे पहले तो साइनर्जी वर्ड ही आ गया आप लोगों का, इसका मतलब होता है तालमेल। तालमेल कहते हैं ना, तालमेल बिठाना, तो वो इसको बोलते हैं साइनर्जी को। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। साइनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन,
यानी कि सभी जो हमारा करिकुलम है, एजुकेशन है, उसके अंदर जो सभी लेवल पे हमें क्या करना है, एक तालमेल बिठाना है पाठ्यक्रम का, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। यानी कि और ये किस में तालमेल बिठाने की बात हो रही है, जहाँ पे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, वहाँ से लेकर जब बच्चा हायर एजुकेशन तक जाता है वहाँ तक पूरा करिकुलम का तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में आपने बच्चे को हिंदी पढ़ाया, सेकंड क्लास में इंग्लिश पढ़ाया, थर्ड में मैथ पढ़ाया, फोर्थ में फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ। तालमेल ही नहीं बैठेगा, बच्चा भूल जाएगा सब, वो उसको समन्वय नहीं कर पाएगा, इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि जो करिकुलम है उसका क्या होना चाहिए, सिनर्जी होना चाहिए, यानी कि तालमेल होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है, टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, देयर रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। यानी कि जो टीचर एंड फैकल्टी है ना, वो लर्निंग प्रोसेस में क्या है, हार्ट है। यानी कि आप एजुकेशन सिस्टम को सोच ही नहीं सकते हो टीचर के बिना, फैकल्टी के बिना। तो इसलिए आप उनके रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान दो, आप उनके जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उस पर आप ध्यान दो, जो कि NCFT के अंदर भी उन्होंने बोला है टीचर एजुकेशन पे, कि जो टीचर का रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे, जिसके लिए इन सर्विस प्रोग्राम के लिए भी बात की गई, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट टीचर को मिलना चाहिए और सर्विस कंडीशन भी टीचर की अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि लर्निंग जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो अच्छा बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लाइट बट टाइट। देखिए सारे इस 4 लाइन का सेंटेंस है ये पूरा, और ये सब इन्होंने एक इसमें ख़त्म कर दिया है। मतलब अगर समझोगे आप तो सिर्फ इसमें आ जाता है लाइट बट टाइट के अंदर। किस तरीके से वो बताती हूँ अभी आपको, देखिए। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure, while encouraging innovation and out of the box idea through autonomy, good governance and empowerment। यानी कि इन्होंने बोला है ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस और एम्पावरमेंट के जरिए हम क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। हम इस तरीके से जो हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी उसके अंदर ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर ला सकते हैं, और जो रिसोर्स एफिशिएंसी है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि रिसोर्स एफिशिएंसी भी है, क्योंकि रिसोर्सेज को हम क्या है प्रॉपर वे में यूज़ करें, तभी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या हो पाएगा, वो बेटर हो पाएगा। तो बेसिकली जो मैंने बोला ये सारी चीज़ों में, कि जो आप अगर आप स्टार्टिंग के वर्ड्स पे ध्यान देंगे, लाइट बट टाइट, यानी कि जो आप करिकुलम बात कर रहे हो, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, यानी कि वो बर्डन नहीं होना चाहिए किसी पर वो टाइट भी होना चाहिए। यानी कि उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें अंदर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंदर की गई हैं, पर जिसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके मीनिंग शायद आपको ना पता हो, तो जो क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे भी देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे भी देख रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इस तरीके भी होते हैं कि उनको नहीं पता होते हैं, वर्ड्स न्यू होते हैं, तो वो नोट कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप रेगुलेटरी वर्क का लिख लीजिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है नियामक ढांचा, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकीकृत करना, ट्रांसपेरेंसी होता है पारदर्शिता, और इसमें और कौन सा वर्ड है आप लोगों का, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, गुड गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस का तो मतलब हो गया ना कि अच्छा गवर्नेंस होना, ठीक है ना, सुशासन होना। नेक्स्ट हो गया एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण। तो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में दी गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज अ कोरिक्विजिट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें कोरिक्विजिट की बात की गई है, जिसका मतलब होता है आवश्यक वस्तु, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च है, रिसर्च, क्योंकि एजुकेशन के अंदर रिसर्च वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा करिकुलम में क्या चेंज हो सकता है, करिकुलम के लिए क्या बेटर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या बेटर है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ इसमें लिखी गई है कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च है उसको क्या माना जाए, कोरिक्विजिट माना जाए, यानी कि आवश्यक वस्तु माना जाए फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसके अंदर continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by
एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। तो देखिए इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस रिव्यू की बात की गई है, जो प्रोग्रेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम की उसको क्या है एक्सपर्ट्स के ज़रिए, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए क्या है रेगुलर बेसिस पे क्या है रिव्यू होना चाहिए, लगातार बेसिस पे उसका रिव्यू होना चाहिए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। और ये सब किस पे पता चलता है, हमें रिसर्च बेस पे ही पता चलता है, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो उस पर आप रिसर्च करोगे, आप अपने डाटा इकट्ठा करोगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ कितना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और ये सब कौन कर सकता है, ये सिर्फ जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया एंड इट्स रिच डाइवर्स एंशियंट एंड मॉडर्न कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन। या देखिए जो हमारे अभी हमने ऊपर एक बात की थी कि हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए और हर चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी का आप ध्यान रखें, हमें अपने इंडिया का प्राइड को बढ़ाना है, उसके जो रूट्स हैं उसको हमें ख़त्म नहीं करना है। एंशियंट और मॉडर्न जो कल्चर है उनको देखते हुए हमें एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाना है, ट्रेडिशंस का भी हमें ध्यान रखना है, ताकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है डाइवर्सिटी के साथ में आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड अ बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो देखिए ये तो बात है ही कि जो एक बेसिक एजुकेशन है और जो क्वालिटी एजुकेशन है यानी कि गुणवत्ता हम जिसको बोल सकते हैं, गुणवत्तक जो शिक्षा है वो सभी का अधिकार है कि आपको एक क्वालिटी मिले एजुकेशन के अंदर। तो वो हर एक बच्चे का बेसिक राइट होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक ये पब्लिक सर्विस है। ये पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होगी, एक सार्वजनिक सेवा आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सभी बच्चों को अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की, सभी को एजुकेशन एक्सेस मिलना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडिंग प्रिंसिपल में कही गई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें कोई एडिट नहीं किया गया है। ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ आपकी जो गवर्नमेंट साइट है उस पर भी आप देख सकते हैं। NEP 2020 के गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको मेंशन किए गए हैं। जो NCF 2022 आया है यानी कि 2022 के अंदर आया, तो वो उसके अंदर भी क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और NEP 2020 भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों के साथ में अपलोड कर दूँ ये। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आप लोगों को होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अपना साथ इसी तरीके से बनाए रखें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। प्रीवियस वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो प्रीवियस NCF रहे हैं अब तक के, आप लोगों का लर्निंग विदाउट बर्डन पॉलिसी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, MLL शेयर किया, TLC क्या होता है वो शेयर किया है, तो वो सब वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगी जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं। तो जाइए उसको देखिए। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू नॉलेज के साथ में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।